Hi guys, good morning. I hope all of you are doing well. So today we are going to learn about how to remember the Constitution of India, उसके various articles, उसके various parts, उसके जो various schedules होते हैं, amendments होते हैं, उसको कैसे आप easily समझ सकते हैं और कैसे easily याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में eventually आपको बहुत easy पड़ जाए. It's a very simple flow of the Constitution of India. उसके various components हैं, उसको कैसे समझना है, उसको फिर कैसे याद करना है. समझना और याद रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं, इंटरडिपेंडेंट है पर दोनों को अलग अलग करना पड़ता है. और इस टेक्निक के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कैसे सोचता था वेरियस यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स को याद करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए और साथ में उनको समझने के लिए, ताकि मैं एग्जाम में अच्छा कर सकूं. तो लेट्स राइट अवे डाइव इन. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको आई एम वेरी श्योर आपको मजा आएगा इसको समझने में. तो सबसे आपको पहले याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 4 चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहीं से सारी की सारी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, वो अलग रख दीजिए और उसको अलग से पढ़िए. उसको कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेट करने की ज़्यादा कोशिश मत करिए. ऑब्वियसली रिलेटेड है बट इट्स ए विजनरी डॉक्यूमेंट और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं माना जाता, उसको तो आप अलग रख सकते हैं. दूसरा है कि आपको जो याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनको बोला जाता है पार्ट्स. किसी भी बुक में चैप्टर्स होते हैं, आपको पता ही है. इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं और ये पार्ट्स एक चैप्टर्स की तरह से सर्व करते हैं और उसी तरह से आपको उनको पढ़ना है या याद करना है. तो पार्ट्स हो गए नंबर 1 चीज़. नंबर 2 चीज़ हो गए फिर उन पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल्स हैं, क्योंकि पार्ट्स इतने बड़े हैं और वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं. इनफैक्ट आर्टिकल्स अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो फर्दर पार्ट्स को सब चैप्टर्स में डिवाइड करा है और उस सब चैप्टर्स या सब सेक्शंस को आप आर्टिकल्स बोल सकते हैं. तो सबसे पहले पार्ट्स हुए आपके, उसके बाद आर्टिकल्स जो चैप्टर्स हैं वो पार्ट्स हो गए, उसके बाद उनके वेरियस सब चैप्टर्स हैं वो आपके आर्टिकल्स हो गए. तो ये 2 चीज़ हमको पता चल गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. तीसरी जो चीज़ है वो है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो चीज़ें और डिटेल में हम चैप्टर्स में और आर्टिकल्स में कवर नहीं कर पाए तो उनको फिर आपने शेड्यूल्स में डाल दिया गया है. एक तरह से जो चैप्टर के या किसी बुक के अपेंडिक्स होते हैं, आपने देखा होगा उसको पीछे अपेंडिक्स सेक्शन होता है जिसमें उसके वेरियस छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो हम बुक में कवर नहीं कर पाए, उनको शेड्यूल्स में कवर करा जाता है. तो पार्ट्स आर लाइक चैप्टर्स, उसके बाद आर्टिकल्स आर लाइक सब चैप्टर्स और सेक्शंस ऑफ द चैप्टर्स, और फाइनली उसके अपेंडिक्स में शेड्यूल्स हैं जिस शेड्यूल्स में फर्दर डिटेल्स दी गई हैं इन टॉपिक्स की और वो भी बहुत लॉजिकली डिवाइड करे गए हैं. और फाइनली उसके बाद अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनबिल्ट करे जाते हैं. क्या होता है कि देश में कोई चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करे जाते हैं उन पर्टिकुलर बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को लेके या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को लेके. तो उन अमेंडमेंट्स को भी उन्हीं पर्टिकुलर पार्ट से आर्टिकल्स में इंक्लूड कर दिया जाता है, एक नया नाम देके या फिर एक नया नंबर देके. तो वो अमेंडमेंट्स होते हैं. मतलब अगर आप बाद में जाके अपनी बुक बदल रहे हो तो ऑब्वियसली अगर उसमें लेट्स से समथिंग 1 है और 2 भी है तो 1 और 2 के बीच में नया कुछ डालोगे, कैसे डालोगे, तो 1A बना दोगे उसको या 1B बना दोगे. तो इस तरह से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी करे गए हैं और ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना. तो इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल डिजाइन करा गया है अलग अलग चैप्टर्स में, सब चैप्टर्स में और उसके अपेंडिक्स में और उसके अमेंडमेंट्स में. अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम याद कैसे रखें, समझे कैसे कि ये कैसे बनाया गया है. देखिए, अगर आप ऐसा इमेजिन करते हैं कि मैं कोई नई कंट्री बना रहा हूं बैठ के, तो उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के बारे में कैसे सोचूंगा फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं कैसे उसको बनाऊंगा, ये अगर आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है इन सबको याद रखना. भाई सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा कि मेरे चैप्टर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें मैं इस देश में कवर करूंगा जिनको मेरे को समझना है, एडमिनिस्टर करना है, गवर्न करना है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना है. तो उसके बारे में मैं अगर चैप्टर्स सोचूंगा तो सबसे पहले चैप्टर्स क्या क्या होंगे. सबसे पहले उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा उसी के बारे में कि भाई क्या देश है, उसके क्या क्या टेरिटरीज हैं, वो तो मैं डिफाइन कर दूं. अगर मैं वही डिफाइन नहीं करूंगा तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर देश है. तो पार्ट 1 में इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओवरऑल इंडिया यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है. फिर हम उससे नीचे आएंगे तो पार्ट 2 में क्या हो सकता है आप इमेजिन करिए. क्या नेचुरल सेकंड चीज होगी, नेचुरल सेकंड चीज पार्ट 2 जो होगा, चैप्टर 2 होगा, वो उस देश में रहने वाले लोगों के लिए होगा ना. क्योंकि आपने अब डिफाइन कर दिया ये बड़ा बड़ा मेरा देश है, अब इसमें कौन कौन रहता है. उसमें सिटीजन्स रहते हैं और उन सिटीजन्स के बारे में, उनके डेफिनेशंस की सिटीजनशिप कैसे डिफाइन करी जाएगी इस देश में अगर आप रह रहे हैं, क्योंकि इस देश का पार्टीशन भी हुआ था 1947 में. तो अगर इस देश में अगर आप रह रहे हैं तो उस देश की सिटीजनशिप क्या होगी, उसकी डेफिनेशन पार्ट 2 या चैप्टर 2 में दी गई है. तो चैप्टर 1 में बड़ा देश डिफाइन करा, चैप्टर 2 में उसमें रहने वाले लोगों को डिफाइन करा. तो अब चैप्टर 3 में ऑटोमेटिकली क्या डिफाइन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे, उनको क्या क्या एक्सेस होगा किन किन चीज़ों का, ताकि वो उससे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकें, अपनी अच्छी तरह से दे कैन अचीव देयर पोटेंशियल. उसके लिए उनको राइट्स दिए गए हैं और ये राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. उसके बाद ऑब्वियसली स्टेट्स के भी कुछ ड्यूटीज होते हैं जो उनको करना होता है अपनी
जनता की तरफ, तो उसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट पॉलिसी के ऐसे प्रिंसिपल्स क्या हैं जो सिटीजन्स की तरफ डायरेक्ट किए जाएंगे। तो उसको फाइनली पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया, क्योंकि सबसे पहले पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज हो गया, सेकंड में सिटीजन्स हो गया, सिटीजन्स के फिर पार्ट 3 में राइट्स हो गए, और फोर्थ में क्या होगा, भी स्टेट को क्या करना है सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सिटीजन्स के राइट डिफाइन हो गए, तो वो पार्ट 4 में है। और फिर पार्ट 4 एक आया बाद में अमेंडमेंट लाके, क्योंकि ड्यूटीज डिफाइन नहीं करी गई थी इंडिया में कि भाई राइट्स तो है पर ड्यूटीज क्या होंगी, तो वो पार्ट 4 लाके डिफाइन करा कि आपके राइट्स पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और 4 में ये है कि आपकी ड्यूटीज क्या होंगी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए पार्ट 1 से 4A तक ये बड़े लेवल पे डिसाइड हो गया, कंट्री, उसकी टेरिटरीज, उसकी सिटीजनशिप, उसके फिर उसमें जो सिटीजन्स रहते हैं उसके राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के, और ड्यूटीज, ये बड़ी बड़ी चीज डिसाइड हो गई। अब फर्दर पार्ट 5 से क्या शुरू होगा, पार्ट 5 से शुरू होगा एग्जैक्ट हम डिटेल्स में जाते हैं कि यूनियन क्या है पार्ट 5 में, चैप्टर 5 में। फिर पार्ट 6 में या चैप्टर 6 में क्या है, स्टेट्स क्या है, स्टेट्स का अलग अलग उन्होंने डिफाइन करा है। फिर चैप्टर 7 में वो रिपील कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था, उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और सोचो भी मत, भूल जाओ, क्योंकि इट हैज़ बीन रिपील, इट हैज़ नो कॉन्सिक्वेंस और यूज व्हाटएवर। फिर पार्ट 8 पे आ जाओ तो सीधा यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर करके हम चल रहे हैं, यूनियन हो गया, स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, तो इस तरह से हम डिवॉल्व कर रहे हैं, एक एक गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को देख रहे हैं फर्दर। पार्ट 9 में इसी तरह जाओगे तो आपको पंचायत के बारे में देंगे, क्योंकि आपकी पहले स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उसमें वेरियस पंचायत होती हैं, जिला परिषद होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को चलाया जाता है। तो वो जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो 9A, क्योंकि अब 9 में आपने 9A और 9B बनाया, क्योंकि यू आर नाउ फोकसिंग ऑन लोकल गवर्नेंस, डेवल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, तो उसके लिए आपने 9 पार्ट, एक 9 बनाया, 9A बनाया, 9B बनाया, उसमें आपने विलेजेस, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज और उसमें कॉपरेटिव्स को डिफाइन कर दिया। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया छोड़ दिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, चैलेंजेस वाले पर्सपेक्टिव से, तो उसको एक अलग से पार्ट में डिफाइन करा, वो पार्ट 10 था। तो इसी तरह से आपने देखा पार्ट 1 से हम पार्ट 10 तक आए, और उसमें पहले कुछ पार्ट्स में ओवरऑल विजन कि ये पार्ट होता है, सिटीजन्स होते हैं, राइट्स होते हैं, डीपीएसपीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। उसके बाद उनको फर्दर और डिटेल में हमने एक चैप्टर पूरा यूनियन को दिया, एक चैप्टर स्टेट्स को दिया, एक चैप्टर पूरा यूटीज को दिया, एक चैप्टर हमने पूरा म्यूनिसिपैलिटीज को, जिला परिषद, पंचायत को और कॉपरेटिव्स को दिया। इसी तरह से अब हमने ये सब बड़ा बड़ा गवर्नेंस स्ट्रक्चर अपना डिसाइड कर दिया है। उसके बाद हम अब जाएंगे कि एग्जैक्टली इस चीज को हमें रन कैसे करना है। रनिंग के किसी भी बड़ी चीज को रन करने के क्या क्या पार्ट होते हैं, बड़े देश को आप चला रहे हैं, उसमें फाइनेंस होता है, उसमें फिर इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होंगे, फिर उसमें ट्रिब्यूनल्स होंगे, जुडिशरी सिस्टम होगा पूरा, फिर उसमें इंटर स्टेट रिलेशंस होंगे यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स के अपने बीच में, उन सब स्टेट्स के बीच में ट्रेड फ्लो करेगा, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सभी फिर नेक्स्ट जो फ्यू चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 से आगे करके, उन सब में कवर करा जाता है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, जैसे 11 में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, 12 में फाइनेंस और प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, और 12 में फाइनेंस और प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, और 13 में आपके फर्दर कि ट्रेड और कॉमर्स कैसे फ्लो होगा, ये दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी वाले पार्ट हैं, उनको भी एड्रेस किया गया है। 14 में फिर सर्विसेज के बारे में बात किया गया है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप भूल सकते हैं। और 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किया गया है, 15 में इलेक्शंस के बारे में बात किया गया है, और इसी तरह से 17 में और 17 में फिर 18 में कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज और इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात किया है। और फाइनली चैप्टर 20 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऊपर बनाया गया है पूरा 1 से 18 तक, 1 से 19 तक, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर एक आपको फैसिलिटी कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर, उसके अंदर वेरियस रूल्स प्रोवाइड किए गए। तो इस तरह से देखिए, आप इमेजिन करिए एक पूरी कंट्री को, उसको कैसे चलाया जा रहा है, अपनी इमेजिनेशन को वर्क करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप इजीली इसको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में, मैंने कहा किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके याद कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये हो गया पार्ट्स के बारे में, हमने देखा कि पार्ट्स कैसे होते हैं। अब आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि पार्ट्स के सब चैप्टर्स या चैप्टर्स के सब चैप्टर्स, सब सेक्शंस आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी बड़ी लॉजिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्ट होगा उससे ही कॉन्सिक्वेंटली कोई आर्टिकल होगा। तो आप ऐसे भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्ट्स में कौन से आर्टिकल तक है, और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको नहीं मेमोराइज करने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट्स वाले आर्टिकल्स जो 14 से 32 तक हैं, 14 से 32 तक हैं, वो वाले आर्टिकल्स आपको फंडामेंटल राइट्स ये जरूर याद रखने हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। उसके बाद आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आएंगे 36 to 51 के आसपास, उसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। उसके आपके ऑब्वियसली ड्यूटीज वाले आर्टिकल्स बीच में इंसर्ट हुए, वो आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। और उसके बाद फिर मोटे मोटे कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 368, जिससे आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को। उसके बाद आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 280 है, आर्टिकल 324, 325 है। इस तरह से कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे ब्लॉग में भी मैं डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन आर्टिकल्स को ही आपको एक तरह से ब्रॉडली रिमेंबर करना है, उससे ज़्यादा
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी किसी आर्टिकल के बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती, ओनली फंडामेंटल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स और डीपीएसपीज या फिर कभी कभी ड्यूटी वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। उसके अलावा यूपीएससी किसी भी आर्टिकल में इतना डिटेल में जाती नहीं, पर आपको आइडिया होना चाहिए कहां से कहां तक कौन से हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आर्टिकल 1 से 13 तक देखोगे अगर आप, तो ये क्रिएशन ऑफ द स्टेट, उसका नाम, उसकी टेरिटरीज, उसकी सिटीजनशिप, उसके बारे में पार्लियामेंट जो उसको रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप को, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यही है। क्योंकि आपको पता है, आपने पार्ट चैप्टर देखा है, दैट इज अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो यही चीजें होंगी, उसमें और क्या ही ज्यादा हो सकता है। पर रियली जो इंपॉर्टेंट आता है वो बाद में आता है, जो है कि आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 14 से 32 तक। उसमें आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15, 16 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। और आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वेरियस 6 राइट्स ऑफ सिटीजंस हैव बीन डिफाइंड। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स यूज दे फॉर्म ए स्टोरी और दे फॉर्म वर्ड एसोसिएशंस, और उससे याद कर सकते हैं। वो ऑन द कोरा, ऑन वेरियस वेबसाइट्स देयर आर वेरियस आर्टिकल्स अवेलेबल, वहां से आपको आइडिया पड़ जाएगा, या फिर आप अपना भी डिवाइस कर सकते हैं। इसी तरह से राइट्स के बाद में जो आर्टिकल 32 के बाद में जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं 36 से 51 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेट डिफाइन करती है वो लोगों के लिए क्या करेगा, और ये समझ लीजिए। उसके बाद में ड्यूटीज़ को समझ लीजिए, वो आर्टिकल 51 में एक साथ दी हुई हैं 11 ड्यूटीज़, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी और वो इंपॉर्टेंट है। और इसके आउटसाइड आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 और आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, जैसे 368, 110, 280 मैंने बताया, एक बार इनको ग्लांस कर लीजिए। और ये कैसे याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वहां पे वही आर्टिकल्स उन्होंने दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर आपको ज्यादा जाना नहीं। अब ये फाइनली पढ़ लिया है, तो अब मैंने आपको बताया था पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स आर ऑल्सो मच ईजियर टू रिमेंबर, क्योंकि शेड्यूल्स में क्या है कि कुल जो टोटल है जो है 12 शेड्यूल्स हैं, और 12 शेड्यूल्स में एक एक मेन कॉन्सेप्ट्स की बात करी गई है। जैसे मैं बताता हूं कि अगर आप शेड्यूल 1 देखोगे तो इट टॉक्स अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसे बताया कि शेड्यूल एक्चुअली डिटेल्ड है, कि एक एनेक्सचर की तरह है, अपेंडिक्स की तरह है, कि उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है एनेक्सचर में, कि क्या क्या हमारे डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, जो हमने ऑलरेडी अपने पार्ट्स में कवर करा है। तो शेड्यूल 1 में जैसे नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, डिटेल में वो सारे हमारी सारी स्टेट्स के नाम है, यूनियन टेरिटरीज के नाम है, सिंपल है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, गवर्नर्स होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, इन सब लोगों के अमाउंटमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं, ये डिटेल ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखेंगे, उसके शेड्यूल्स में अलग से आपने डाल दिया है एनेक्सचर में। इसी तरह से थर्ड शेड्यूल है, उसमें ओथ्स वगैरह के बारे में है, मिनिस्टर्स के ओथ्स कैसे लेंगे वो लोग, कैसे सब होता है, हाई कोर्ट जजेस वगैरह कैसे ओथ्स लेते हैं। जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें प्रोविजंस है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में। इस तरह से अलग अलग शेड्यूल्स जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए डिफाइन करे गए हैं, उनको बस ऊपर से पढ़ लीजिए कि ये पर्टिकुलर शेड्यूल किस चीज़ के लिए है। जैसे 8 शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस है इंडिया की, इनको पढ़ लीजिए कि 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हैं, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उनके सब्जेक्ट्स देख लीजिए, मोटे मोटा देख लीजिए कि भाई एग्रीकल्चर और लैंड किसके अंडर आता है, पुलिसिंग किसके अंडर आती है, तो उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे किया गया है। तो ये शेड्यूल्स जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ हटा भी दिए गए हैं शायद, या फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए बंद कर दिए गए हैं या इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो भी आप पढ़ लीजिए। इसको बस मैक्सिमम आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरऑल समझ लोगे, इसको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे लगेंगे और आपको क्लियर हो जाएगी कि है क्या, ठीक है। और कई बार शेड्यूल्स को अमेंडमेंट से भी ऐड करा गया है, हटाया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे 10th शेड्यूल है, वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए। तो ये एक बार ऐसे पार्ट्स को ओवरऑल पढ़ लिया, चैप्टर्स को पढ़ लिया, उसके फिर आर्टिकल्स को पढ़ लिया और उसके शेड्यूल्स को पढ़ लिया, तो और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बचा नहीं है। और दूसरा है कि सारे आर्टिकल्स को याद करना है, सारे आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करोगे तो सालों निकल जाएंगे। प्लीज डोंट डू दैट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 50 आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, थोड़े से मेमोराइज करने हैं और उनके बारे में समझना है। उससे ज़्यादा बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना करोगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद प्रियम्बल को अलग से पढ़ लेना, सिंपल 1 पेज है, समझ लेना। उसमें भी सभी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या दिया गया है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो इस तरह से मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स प्रिपेयर करे थे, और एक बार ही प्रिपेयर हो जाता है तो आपको आगे कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाले क्वेश्चंस, उसके कोई भी पार्ट से बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस क्लास। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। टेक केयर, बाय बाय।